नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, जब इंसान पर बुरा समय का असर होता है ना, उस टाइम में समझ में आता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। इसकी पहचान बड़ी अच्छे से हो जाती है। लेकिन बुरा समय काफ़ी दिनों तक चलता नहीं। जब वो ग्रह नक्षत्र जब हट जाते हैं, वो दुखों का जो बादल हैं जब छट जाते हैं, और तब इंसान सबक ना ले तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि कौन अपना है, कौन पराया है। उस आड़े वक्त में आपको किसने मदद किया था और कौन आपसे मुंह मोड़ करके चला गया था। खैर, चलते हैं आज की कहानी में। ये कहानी ललित की है। ललित वैसे उत्तराखंड के रहने वाले थे और ट्रक ड्राइवर थे। उम्र लगभग 25-26 साल की थी। शादी नहीं हुई थी, अभी कुंवारे थे। अगले साल या 2 साल के बीच में अब शादी का संभावना था, लेकिन पक्का नहीं था, क्योंकि उससे पहले उनकी 1-2 रिश्ते आए थे और वो टूट चुके थे। गरीब परिवार से थे ना। अब उनके पास दिखाने के लिए ना तो पक्का मकान था, ना धन दौलत थी। पिता थे जो मजदूर थे और किसी तरह से ललित ट्रक ड्राइवर बन चुके थे। अब वो जितना कमाते थे अपने घर बार में देते थे, अपने माता पिता को देते थे और उन्हीं से उनका घर बार चलता था। ललित ट्रक चलाते थे। ट्रक अब वो कहाँ लेके जाएं, किस जगह पर पहुंच जाएं, ट्रक वाले को तो कोई अता पता होता नहीं है। आज दिल्ली में है तो कल कलकत्ता में है, परसों कानपुर में है, परसों महाराष्ट्र में है। ऐसे चलता रहता है उनका सिलसिला, जो थमने का नाम ही नहीं लेता है। ललित की ये कहानी मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ, ललित की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम ललित है। मैं जब ट्रक ड्राइवर बना था ना, तो मैं बड़ा खुश था। मैं अब समझ गया था कि हमारे दुख के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे घर में कभी चूल्हा बंद नहीं होगा, हमेशा चूल्हा जलता रहेगा। अब वैसे ही मैं सब कुछ करता था, बहुत ही मेहनत करता था, ट्रक की लंबी लंबी दूरी की यात्रा करता था। अब मैं कभी भी डरपोक नहीं था। मैं जब अपने गांव में रहता था उत्तराखंड में, तभी मैं भूत प्रेत से डरता नहीं था। मेरी पड़ोस के जो बच्चे थे उनको भूत से डर लगता था, उनको भूत पीछा कर लेता था। लेकिन कमाल की बात थी कि मेरे सामने में ऐसी कभी वाकया घटी ही नहीं थी। उनको भूत नज़र आता था, टेढ़े मेढ़े लोग, डरावने लोग, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसे इंसान कभी या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिए। खैर, ये तो बचपन की बात थी। अब जवान होने के बाद में मैं अपना ट्रक पर अब काम करने लगा था। अब मैं एक ऐसे यात्रा पर निकला था जो लंबी दूरी तो थी ही, और समय बड़ा बेकार चल रहा था। समय जो इसलिए मैं बेकार कह रहा हूँ कि वही घटना थी जो मुझे घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया था। अगर मैं जान जाता कि ये सब मेरे साथ में घटने वाली है, तो मैं उस यात्रा को स्थगित कर देता। मैं जाता ही नहीं, किसी अलग रोड से निकलता, लेकिन उस रोड से मैं कभी नहीं जाता। मैं उस यात्रा पर निकला था, रात का समय था और संजोग से मैं उस ट्रक पर अकेले ही था, कंडक्टर कोई था नहीं। और ऐसा मेरे साथ में कभी कभी हो जाता था। रात का समय, आधी रात हो चुका है, मैं एक ऐसे सफ़र पर निकला हूँ और जो हमारे साथ में आसपास में कोई नहीं है, अकेले। और अचानक रात का करीब 11 बज रहा है, पूरा मस्ती से अपना ट्रक चला रहा हूँ। मुझे भी अब कोई जल्दी नहीं थी कि मैं अब रात में अपने स्थान पर पहुँच जाऊँ। मैं जानता था कि रात भर चलने के बाद आराम से भी चलूँगा ना, तो सुबह तक अपने ठिकाने पर पहुँच जाऊँगा जहाँ की माल लोड था। इसलिए मैं ट्रक की गति नहीं बढ़ा रहा था। आराम से अपने गाना सुनता हुआ, हमारे ट्रक में रेडियो थी, और उसका मज़ा लेते हुए मैं अपना सफ़र तय कर रहा था। अचानक 60 की स्पीड से कम ही थी मेरी, 40-50 आप मान के चल सकते हो। मैक्सिमम तो हम 60 के आसपास ही चलते थे, लेकिन उतनी भी नहीं थी स्पीड। अचानक हमारे सामने में एक लेडीज़ रोड पर क्रॉस करने लगती है। मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। मामला इतना नज़दीक का होता है कि मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। ब्रेक तो लगाता हूँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं अपना बैलेंस अभी बिगाड़ चुका था। एक पेड़ के पास में अपना ट्रक को टकरा देता हूँ।
अब इसके बाद मैं तो घायल नहीं हुआ, ट्रक का जो क्षति हुई हुई, और सबसे बड़ा दुख था ट्रक का नुकसान होना। चोट तो मुझे भी लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हॉस्पिटल पहुंचूं। उतरता हूं, आखिर उस औरत की जान बची कि नहीं बची। मुझे अपने ट्रक का चिंता नहीं था, मुझे चिंता था उस औरत का जो हठात रोड को क्रॉस करने लगी थी। और मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे कि अब वो बचेगी नहीं। लेकिन कमाल की बात थी, ट्रक तो हम एक्सीडेंट कर चुके थे, लेकिन उस औरत का आता पता नहीं था। रोड पर मैं चारों तरफ देख लिया, लेकिन औरत नाम के कोई चीज नहीं थी। तो ये सब क्या था? कोई भूत प्रेत, कोई छलावा, कोई ऐसी ही घटना थी? लेकिन मुझे अभी भी मैं खोजबीन जारी रखा। हो सकता है कि झाड़ियों में है, इधर हो, लेकिन सारा ढूंढने के बाद में वहाँ औरत का नामो निशान नहीं मिलता है। और तब जाके मुझे होश आता है कि अरे, मेरा ट्रक का तो पूरा नुकसान हो चुका है। अब हमारा सेठ तो छोड़ेगा ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी उसके आगे बताऊं कि मेरी गलती नहीं है। सामने से एक औरत जल्दी से दौड़ती हुई क्रॉस कर रही थी, मेरा मालिक मानेगा नहीं। सच कहूँ ना, मैं अब बुरा फंस चुका था। उस टाइम कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मदद भी रात को नहीं मिल रही थी। सुबह मैं कैसे तैसे इंतज़ार किया, और तब जा कर के वहाँ से कुछ दूरी पर अब लिफ्ट लेके जाता हूँ और अपने मालिक का फ़ोन करता हूँ। उस टाइम ट्रंक वो होती थी लैंडलाइन, मोबाइल नहीं थी उस टाइम में, क्योंकि ये घटना को लगभग 25 साल से ऊपर गुजर चुका है। और मैं अपने मालिक को फ़ोन करता हूँ, बताता हूँ, तो गालियाँ देना शुरू कर देता है। तू नशे में होगा, तू जानबूझ करके एक्सीडेंट किया है, कहाँ पर है। आखिरकार उसका गुस्सा शांत होता है, और तब मैं बताता हूँ पूरा कि मैं इस जगह पर हूँ और ऐसे ऐसे मेरे ट्रक का क्षति हुआ है। आखिरकार वो आता है, और फिर ट्रक तो खींच करके चली जाती है। ट्रक में अब पैसा तो लगेगा, लेकिन ट्रक की हालत सुधर जाएगी। लेकिन मेरी वहीं से जो मेरी हालत थी ना, अब बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो एक तरह से यूनियन का सदस्य था या ना जाने क्या था। और उसके बाद मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जहाँ जाओ तो ना जाने कैसे लोग जान जाते थे कि मैं एक्सीडेंट करके आया हूँ। जैसे मार्केट में अफवाह हर तरफ फैल चुकी थी कि मैं जानबूझकर ट्रक को टकरा दिया था, मैं नशे के अंदर में था। अब इसके बाद जो भी नौकरी कोई देने के राजी होता, और उसको कैसे न कैसे मालूम हो जाता, और वो मेरी नौकरी चली जाती थी। सच कहूँ ना, इतना बुरा दिन मैंने कभी देखा नहीं था। मैं ऐसा ड्राइवर भी नहीं था। जो मेरे सामने घटना हुई, अगर उस जगह पर मेरे अलावा कोई भी होता तो अंजाम यही होता। अपने मालिक को मैं भरपूर समझाने की कोशिश किया था, लेकिन हमारी उन्होंने एक भी नहीं सुनी। नौकरी से निकालने के बाद मैं सच कहूँ ना, मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए चिंतित था। क्योंकि मेरे पैसे से उनका घर बार चलता था, मेरे परिवार का। अब पैसा ही रुक गया तो चूल्हा जलेगा या ना जलेगा, कोई पता नहीं था। मैं घर जाऊं तो किस मुंह से लेके जाऊं। मैं शहर में रुकता हूं, अपने यार दोस्त के पास रुकता हूं, लेकिन यार दोस्त भी सच कहते हैं ना कि बुरे समय में सही पहचान होता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका साथ छोड़ देता है। सब कुछ पहचान हो जाता है। जिस दोस्त के पास मैं पैसा खर्च करता था, तब तो मैं बहुत ही अच्छा इंसान था। मैं हूँ ललित, सब कुछ मैं ही था। लेकिन जब वो भी जान चुका था कि अब तो इनकी नौकरी चली गई है, पैसे का ये मोहताज हैं, तो भला इनको क्यों रखूं। वो भी कहता है कि भैया हमारा घर खाली कर दो, हमारे घर से आप कोई दूसरा ठिकाना देख लो। सच कहूँ ना, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि मेरे ग्रह नक्षत्र है ना, सही नहीं चल रहे, और जब तक सही नहीं चलेंगे तब तक मैं कोई किसी काम में हाथ डालूंगा, उसका तो बेड़ा गर्क होना ही है, और साथ में मेरा भी होना है। आखिरकार एक ऐसे दोस्त के पास जाता हूँ, अब जिससे बस कुछ ही मिनटों का, कुछ ही घंटे का उससे मुलाकात थी, और हमारे शहर में ही रहता था। कभी बोला था कि जब कभी खाली हो तो दोस्त आ जाना, और तब मैं उसके पास जाता हूँ, और तब वो मुझे इज्जत भाव सब कुछ देता है।
और कहता कि चिंता मत करो, नौकरी का क्या है, आज छूट गई कल मिल जाएगी। और जब मैं अपनी तकलीफ बताता हूँ कि भाई ये जो ट्रक का लाइन है ना थोड़ा अलग है, ये नौकरी अलग है, इसमें तुम एक बार गलती कर लेते हो ना तो खबर हर तरह फैल जाती है और फिर नौकरी पाने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं सब कुछ जो अपने आप पर चल रहा था मैं अपने दोस्त को बताता हूँ और तब कहने लगा कि शांत रहो, कोई ना कोई मैं उपाय जरूर ढूंढूंगा। मेरी जान पहचान बहुत है मार्केट में, वो ऐसा ही इंसान था। और इसके बाद में पैसे से मुझे मदद किया कि चिंता मत करो, जब कमाना तब मुझे दे देना, पहले अपने घर पैसा भेजो। सच कहूँ मेरे आंखों में से आंसू निकल गए थे और इसके बाद वो मेरे लिए नौकरी तलाश करने लगा था। आखिरकार उसकी तलाश पूरी हुई और जब वो मुझे रात को लौटता है और बताता है कि ललित ये काम तो है, शायद तुम कर पाओ या ना कर पाओ, थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। चलो मैं बता देता हूँ, अगर समझ में आए तो करना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं बड़ा खुश हो गया, काम है ना मैं कर लूँगा, ड्राइवरी का काम है ना मैं कर लूँगा। और तब वो बताने लगा कि ललित पहले पूरी बात सुन लो। मैं जब किसी के पास में गया था, अपने सोर्स के पास में, मैं बता रखा था कि हमारा दोस्त है ललित और उसको नौकरी की तलाश है। और तब वो तुम्हारी सारी बातें बताया कि मार्केट में अफवाह है और जो ललित है नशेड़ी है और वो ट्रक को ठोक दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है। और सच कहूँ ना तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। और इसके बाद मुझे अब कोई उम्मीद नहीं लग रहा था कि तुम्हारी कोई नौकरी दे देगा, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना। मैं अपने काम तो करता रहा लेकिन नौकरी के खोज खबर भी करता रहा। और तब मैं एक ट्रक वाले से बात कर रहा था और तब वहाँ पर अब उनका पड़ोस का मामला था, तो एक पड़ोसी बोला कि हाँ एक जगह है। और तब वो जगह के बारे में बताया। मैं उस जगह पर गया और तब पता चला कि काम तो बड़ा टेढ़ा है। जब मेरे दोस्त ने वो काम बताता है ना तो वाकई लगता है कि काम तो टेढ़ा है लेकिन पैसे इसमें ज़्यादा है। अगर मैं ये काम कर लेता हूँ ना तब तो मैं सच कहूँ ना कि मैं साल भर बैठ के खाऊं, साल भर मेरे परिवार भी बैठ के खाए और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही काम था। मैं अंदर से बड़ा खुश था, लेकिन मेरा दोस्त मना कर रहा है कि नहीं भाई इसमें रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। अब मैं कहने लगा कि देख भाई मैं गांव का रहने वाला हूँ, अब मैं इन चीज़ों से कैसे निपटा जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं निपट लूँगा, ये काम कर लूँगा। और वो जो काम था ना असलियत में जा कर के जब मैं उस जगह पर जाता हूँ ना तब जाके पूरी कहानी पता चलता है। एक छोटा सा ऑफिस, वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर मुझे अब इंटरव्यू देना होता है, मैंने बातचीत करनी पड़ती है। एक शख्स था दाढ़ी वाला, थोड़ा अलग ही लगता था, उसकी आंखें नशे में जैसे फैली हुई है, नशे में है, ऐसी मोटी मोटी आंखें। हमें तो देख करके थोड़ा सहम सा गया था उसका अब चेहरा मोहरा कि ये तो नशेड़ी लग रहा है। मैं उसके सामने अब बैठता हूँ और वो मुझे सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो मुझसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहा है और हर सवाल का मैं अब जवाब दे रहा हूँ। आखिर क्या कहता है कि तुम नशेड़ी हो, शराब पी के ट्रक चलाते हो। मैंने बोला नहीं साहब, ये जो मार्केट में अफवाह फैली हुई ना सब गलत है, मैंने कभी अब शराब को हाथ तक नहीं लगाया है, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन उसको लग रहा था कि शायद वो मेरे बात पर यकीन कर रहा है, जैसे मैं उसका अब चेहरा मोहरा देख रहा था। और तब कहने लगा छोड़ो इन बातों को, अब समझ लो कि काम क्या है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारे साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, इसके बदले में हम इतना पैसा देंगे कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। आराम से बैठ कर के ठाठ से अपने परिवार को भी खिला सकते हो और तुम भी खा सकते हो। उस पैसे से कुछ अब अपना छोटा मोटा कोई काम भी शुरू कर सकते हो, कोई पुराना ट्रक भी खरीद सकते हो। जब वो बात बताता है ना और जब वो कहानी बताता है कि ऐसा काम करना है, बाकी में उस पल थोड़ा मुझे रोमांच महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का था, पहाड़ी क्षेत्र का था। भूत प्रेत से तो मैं कभी अब सामना तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे यार दोस्त बताते थे
कि भूत प्रेत ऐसे दिखने में लगते हैं। कई हमारे जो दोस्त थे वो दावा करते थे कि हमने भूत को देखा है, भूतनी को देखा है। उसने हमारा को पीछा भी किया। लेकिन मैं उसी गांव का था जिस जगह पर उनको भूत दिखाई दिया था, मुझे तो नज़र नहीं आया। ज़रूर मेरे में ऐसा कुछ होगा शरीर में जिसकी वजह से भूत प्रेत मुझे नज़र ही नहीं आते थे। ऐसा क्या था मैं समझ नहीं पाया था जब गांव में था। खैर, अब गांव के बात ख़त्म करते हैं, उस जगह पर आते हैं, उस ऑफिस में जहाँ पर यह बातचीत हो रही थी। जब मैं काम समझता हूँ, काम बड़ा टेढ़ा था। अब कहना था उस मालिक का जो भी मेरा इंटरव्यू ले रहा था, कह रहा था कि देखो, सच बताऊँ ना कि हमें एक ऐसे ड्राइवर की ज़रूरत है जिसको भूत प्रेत से डर ना लगता हो। मैं बोला कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूँ और भूत प्रेत को मैं कभी देखा नहीं और ना मैं अब मानता भी हूँ। तब कहने लगा चलो इस टेस्ट में तुम पास हो गए, लेकिन ये जो काम है ना भूत प्रेत से संबंधित है। अब मेरे कान जो थे ना थोड़ा खड़े हो चुके थे। क्या बोले ये, भूत प्रेत से संबंधित है तो मुझे क्या करना होगा। तब वो बताने लगे कि मेरी बातें ध्यान से सुनना। देखो, हम एक ऐसे आत्मा की तलाश कर रहे हैं जो हमारे पास में थी। अब तुम्हारी वेशभूषा देख रहे हो ना, तुम भी सोच रहे होगे कि मैं नशे में हूँ। मैं होता हूँ नशे में। मैं नशे में होने के कारण कुछ और है, मैं बाद में चल के बताऊँगा। मैं एक तरह से मैं उस आत्मा को पाना चाहता हूँ। वो हमारे पास में कम से कम 4 साल रही और उससे मैंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं उसी की वजह से आज मैं बुलंदियों पर पहुँचा। जो काम कोई कर नहीं सकता था और उस आत्मा ने मुझे करके दिया। लेकिन अब वो मेरा घर छोड़ करके जा चुकी है और इसके बाद से जैसे हम पर विपतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मैं जानता हूँ कि सब कुछ वही कर रही है, अपना बदला ले रही है। वो चाहती है कि हम बर्बाद हो जाएं और वाकई कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। हम उसको दोबारा से पाना चाहते हैं। अगर वो आत्मा रूठी हुई है तो हम उसको मनाना चाहते हैं। हमने आज तक उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम उसको इज्जत देते थे और फिर हम उसको अपने घर पर लाना चाहते हैं। इस काम में तुम मदद कर सकते हो। जब मैं सुनता हूँ कि आत्मा लड़की, ये क्या भला है भाई। तब वो बताते हैं कि जो इंसान मर जाता है तब वो आत्मा बन जाता है। कई आत्माएं हैं जो शरीर पा लेते हैं, जन्म हो जाता है। कई आत्माएं ऐसी हैं जो भटकती रहती हैं। उसमें कुछ जो पुरानी हो जाती हैं, शक्तिशाली भी हो जाती हैं, और कुछ अब जो दुष्ट स्वभाव की हैं वो दुष्ट आत्मा बन जाती हैं, और कुछ जो अच्छे कर्म किए हुए हैं उनकी अकाल मौत हो जाती है तो आती हैं तो प्रेत जोनी में। लेकिन वो दुष्ट आत्मा ना हो करके एक पुण्य आत्मा होती है। उनमें वो शक्ति होता है, उनमें वो पावर होता है कि उससे हम चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं। जब वो बताता है तब मुझे समझ में आता है कि भूत प्रेत के भी बहुत सारे नाम हैं और कई लोग कई नाम से पुकारते हैं। लेकिन मुझे उनमें रुचि नहीं थी, मुझे अपने पैसों में रुचि थी। जो मेरे लालच मन में आ चुका था अब मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे ये काम करना था। तब मैं पूछता हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तब कहने लगा कि देखो, तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा, उस जगह हम बताएंगे, टाइम हम बताएंगे, ट्रक लेके ही जाना है। अगर तुम कोई और साधन से पैदल पहुंच गए उस स्थान पर तब वो आत्मा तुमसे दूरी बना लेगी, तुम्हारे पास नहीं आएगी। अगर तुम कार से जाते हो तब भी वो तुमसे दूरी बना लेगी। वो आत्मा बस में आएगी और जो हम ट्रक देंगे, एक बार उस आत्मा को अपने ट्रक में बिठा लेना है और इसके बाद वो ट्रक से निकल नहीं पाएगी। हमने ट्रक में ऐसा ही कुछ इंतजाम किया हुआ है, बस उसको लालच देना है। तुम कुंवारे हो ना? तब मैं कहता हूँ कि हाँ साहब, शादी तो अभी नहीं हुई, 2-3 रिश्ते तो टूट चुके हैं और देखते हैं आगे भविष्य में कब मेरी शादी होती है। और तब कहते हैं वो मालिक कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तभी मैं आप तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम इस काम के योग्य हो। मैं सवाल पर सवाल पूछता हूँ कि ये सब कैसे हो पाएगा, वो आत्मा मेरे पास में कैसे आएगी। और तब वो मालिक कहने लगे
कि लालच देनी पड़ेगी ना। तुम अपना ट्रक उस एरिया में जाकर खड़ा करोगे और ऐसा दिखाव करोगे कि तुम्हारा ट्रक खराब हो चुका है। तुम्हें अब इंतज़ार करना है, तुम्हारा मालिक आएगा, ट्रक बनाएगा और तब तुम ट्रक को लेकर जा सकते हो। उस जगह पर तुम खाना वाना बनाओगे। तुम वहाँ पर दारू पीते हो कि नहीं पीते हो? मैं बोला कि नहीं साहब, मैंने आज तक दारू का हाथ नहीं लगाया। और तब कहने लगा कि फिर तो काम नहीं चलेगा, दारू तो तुम्हें पीना पड़ेगा, चाहे थोड़ा पियो या ज़्यादा पियो। बगैर दारू का वो आत्मा तुम्हारे पास फटकेगी भी नहीं। ऐसा दिखावा करना है तुम्हें, नॉन वेज खाते हो कि नहीं खाते हो। तब मैं कहने लगा कि साहब मैं इस औकात में नहीं हूँ कि नॉन वेज खा सकूँ, हम दाल रोटी में गुजर बसर करते हैं। तब कहने लगा इसकी चिंता मत करो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि वो सब काम तुम कर सको। तुम दारू भी पीना, उस जगह पर तुम अपना अड्डा जमा लेना, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, एक रात की बात नहीं है, वहाँ वक्त लगना है। इतनी आसानी से तुम्हारी लालच का शिकार नहीं होगी। वो तुम्हें परखेगी, कई दिन तक देखेगी कि हाँ ये लड़का हमारे योग्य है कि नहीं है। और तब उसको समझ में आ जाएगा कि तुम उसका कुछ नुकसान नहीं पहुँचाओगे, और तब तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में आएगी। बस उसको तुम्हें पहचानना है और किसी तरह से अपने ट्रक के केबिन के अंदर बिठा देना है। एक बार केबिन में आ गई ना, फिर समझ लो कि हमारा और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और फिर उस ट्रक की केबिन से निकल नहीं पाएगी। जब मैं पूरा कहानी समझता हूँ ना, वाकई कहानी बड़ा दिलचस्प थी। और मैं उस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। लालच, पैसे की लालच, घर की ज़रूरत अब ऐसे काम करने के लिए मुझे बाध्य कर दिया था। और लालच ऐसी थी कि अच्छे से अच्छे इंसान उस काम को करने के लिए तैयार हो सकता था। पैसे की अब खनक ही ऐसी होती है। खैर सब कुछ उसने बता दिया। और तब मैंने कहा कि ये काम कब से शुरू होगा। कहता है कि बहुत जल्द, हो सकता है कि 10 दिन भी लगे, 15 दिन लगे या 2-3 महीना भी लगे, लेकिन आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम इस ऑफिस में आओगे, बैठोगे, बस तुम्हारा यही काम है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलूँगा। मैं उस टाइम जब आऊँगा और जब तुम्हें उस जगह पर भेजना होगा, और तब से तुम हमारे लिए नौकरी कर रहे हो। मैं तुम्हें बैठे बिठाए सैलरी दूंगा। और मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो ऐसे ही अब पैसा मिल रहा था, ना ट्रक चला करके, ना कोई भागा दौड़ी करके। मुझे उस छोटे से ऑफिस में कुर्सी पर बैठना था और इंतज़ार करना था, खाना था, पीना था। मालिक ने कहा कि भाई तुम्हें इन चीज़ों को आदत डालनी पड़ेगी, नॉन वेज भी खाते रहो और तुम दारू भी पीते रहो, और तभी तो ये सब चीज़ें आगे चल के काम में आएगी। पैसे भी दिया। नौकरी मेरी परमानेंट हो चुकी थी, जब तक वो आत्मा पकड़ में ना जाए। अब पकड़ने के बाद मुझे जो बताया गया था कि इतना पैसा एक मुश्त तुम्हें मिलेगा, अगर वो आत्मा पकड़ में आ जाती है तो तुम्हें बोनस भी दूंगा। तुम खुश होकर के अपने घर लौट सकते हो और जो चाहे कर सकते हो, बस वो आत्मा मेरे काबू में आ जाए। वाकई ही बड़ा इस काम में डर और भय और रोमांच से भरा हुआ था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये काम करने के लिए मैं मजबूरन तैयार हो चुका था। मैं अपने घर की परिस्थिति देख करके ये काम करने के लिए बाध्य हो गया। आखिरकार उसी ऑफिस में मुझे बैठना पड़ा और मुझे मालिक ने पैसा भी दिया कि तुम खाओ पियो, एंजॉय करो, बस यहाँ आना है, बैठना है और तुम्हारा रहने का ठिकाना भी है। अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब मैं बता दूंगा, जब आऊँगा उसी हालत में जब उसका ठिकाने का पता चल जाता है कि वो किस जगह पर है, और तब मैं तुम्हारे पास में लौटूंगा। और ट्रक तो मेरा सब कुछ है, इंतज़ाम किया हुआ है। अब मैं आपको ट्रक दूंगा और उस जगह पर मैं आपको पहुंचा दूंगा जो ये सब काम करना है। बड़ा ही अब एक तरह से मज़े वाला और बिना मज़े वाला दोनों ही काम था। इस ऑफिस में मुझे अकेले बैठना था, खाना पीना सब कुछ अपने आप बनाना था, या पैसे थे तो होटल से भी लाना था। मैं एक तरह से मज़े भी करना था, लेकिन बोरियत बहुत थी। मालिक का कहना था कि इस कमरे के अंदर में यहाँ कोई तुम्हारा दोस्त, कोई साथी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ना किसी को पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्या क्या बताया है।
ये बात बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये बात बाहर तक लीक हो जाती है तो समझ लो हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूँगा, ना ये काम तुमसे करवाऊँगा। उसके लिए मैं दूसरे लड़के की तलाश करूँगा। बड़ा कठिन शर्त था, लेकिन पैसा मिल रहा था तो मुझे मानना ही पड़ा। अब वही इंतज़ार शुरू हो जाता है। 15 दिन के बाद बोला था कि मैं लौटूंगा, लेकिन नहीं आता है। पैसे मेरा ख़त्म होने पर है। जितना पैसा दे के गया था, अब मैं तो बड़ा, अब एक तरह से जो शुरुआत किया था, पहली बार मैं मदिरा या दारू का सेवन किया था, लेकिन इतना नहीं कि मैं पी के बहक जाऊं। मुझे अब एक तरह से परफेक्ट होना था, उस जगह पर जाना था। अगर मैं ये ट्रेनिंग यहाँ नहीं करता तो आगे चल के गड़बड़ हो सकती थी। तो मैं अपने आप को उसी में ढाल लिया था। जितने पैसे मुझे मिले थे उनमें से आधे तो मैं अपने घर परिवार के लिए भेज दिया था और बाकी पैसे के इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार वो 15 दिन के बाद में लौटता है। कहता है कि भाई अभी और समय लगेगा, लेकिन तुम अपना खर्चा की चिंता मत करो, अपने परिवार को भी पैसा भेजो और अपना भी खर्च करो। इस तरह करते करते 3 महीना बीत जाता है। मैं बोर हो जाता हूँ, लेकिन समय पर सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, खाने को पीने को, तो मुझे ये नौकरी कोई बुरी नहीं लगी थी। बस उसका जो कंडीशन था, शर्त था कि यहाँ पर तुम्हारे यार दोस्त बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ना तुम किसी को इस विषय पर कोई बातचीत करोगे। मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता था। मैं किसी के पास मिलने ना जुलने जाता था। अब अपना इसी छोटे ऑफिस में, ऑफिस कम वो घर ही था एक तरह से, एक कॉलोनी के अंदर में बना हुआ छोटा सा घर था, 2 रूम का। एक में वो मेज कुर्सी रखी हुई थी और एक में अब रहने के लिए इंतजाम था। 3 महीना बीत जाता है, लेकिन हर महीने मुझे पैसा दे जाता था, बताता था कि अभी वो चीज़ मुझे पता नहीं चला है, खोजबीन जारी है, जब खोजबीन पूरी हो जाएगी तो हम तुम्हें पहुंचा देंगे। 3 महीने के बाद में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं पहली बार देखता हूँ। बड़ा खुश लग रहा था। कहता है कि ललित कैसे हो आप? मैं बोलता हूँ साहब मैं तो काम के लिए अब एक तरह से तैयार हूँ, 3 महीना हो चुका है, बोरियत हो रही है, तो बात बनी आपकी? तब कहता है कि हाँ बात बन चुकी है, अब तुम्हें तैयार होना है और उस जगह पर हम तुम्हें पहुँचा देंगे। क्या तुम इस काम के लिए अब तैयार हो ना? डर तो नहीं लगेगा ना ललित? मैं कहने लगा साहब मैं ऐसे क्षेत्र का हूँ जहाँ पर भूत प्रेत आगे पीछे भागती रहती हैं, हमारे दोस्तों का कहना है, लेकिन आज तक मेरे पास में कोई भूत प्रेत क्यों नहीं टकराया? मैं इस चीज़ पर सोचता हूँ तो आज तक समझ में नहीं आता है। तब मालिक हंसते हुए कहने लगा कि तभी तो तुम्हारा चुनाव किया हूँ। ये कहानी बहुत मैं आगे बताऊँगा, लेकिन अब समय आ चुका है कि अब तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। इसके बाद वो ऑफिस वगैरह जो भी था बंद होता है, किराए का घर था, हिसाब किताब कर दिया जाता है, घर का जो भी लेन देन था, सामान जो भी था, अब वो एक तरह से सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं अब उस मुहिम पर, अपने टारगेट पर अब मुझे जाना था। अब वाकई में जब मैं वो ट्रक देखता हूँ जिसके अंदर में प्रेतात्मा लड़की को अब लालच दे कर लेके आना था, ट्रक सजा हुआ था, नया नहीं था तो इतना पुराना भी नहीं था, हालत अच्छी थी और वो ट्रक बहुत बढ़िया कंडीशन में था। तब उसी ट्रक पर हम सवारी करके और उसी मालिक के साथ चल पड़ते हैं उसके बताए हुए रास्ते पर। ये एक रात का सफ़र और फिर आधी दिन का सफ़र करने के बाद हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मालिक बताता है कि देखो यही क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में तुम्हें अपना ट्रक साइड में खड़ा करना है और फिर तुम्हें अपना खाना पीना ऐसा लगे कि तुम्हारा ट्रक खराब है, और जो कुछ बताया गया है और उसी पर तुम्हें अमल करना है। अब मैं अपने काम पर निकलता हूँ। मेरा काम यहाँ पर तुम्हारा पहुँचाने का था और सब कुछ व्यवस्था ट्रक के अंदर में कर दिया हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हाँ, तुम्हें लगता है कि नॉन वेज की ज़रूरत पड़ेगी, दोपहर में आराम से दिन में जा कर के, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर एक कस्बा है, वहाँ पर सब कुछ देख लिया हूँ, वहाँ पर जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। सब कुछ समझाने बुझाने के बाद में फिर मालिक चला जाता है। इसके बाद मैं ट्रक अब उसके बताए हुए स्थान पर खड़ा करता हूँ और ऐसा स्वांग करता हूँ कि वाकई में हमारा ट्रक खराब हुआ पड़ा है। दरी बिछाता हूँ,
अपने खाने पीने का स्टोव वगैरह पतीला सब कुछ इकट्ठा कर लेता हूँ। शाम होती है तो मैं अब लैंप का भी प्रबंध था, लैंप जलाता हूँ और खाना पीना अपना बनाना शुरू कर देता हूँ। विस्की भी पीता हूँ, सब कुछ इंतजाम था। दिखावा करना था, ट्रक तो बिल्कुल ख़राब नहीं था, लेकिन हमें उस आत्मा को लालच देना था कि हमारे पास में आए। अब उसको इस चीज़ का सुगंध पहुँचे, नॉन वेज का सुगंध उसके पास पहुँचे, दारू का सुगंध पहुँचे, तो शायद वो लालच में आ भी जाए। लेकिन ऐसा करते करते मुझे 3 रात अब वहाँ पर हो चुका था। अब मैं कहूँ ना कि आत्मा नाम के कोई चीज़ मुझे अभी तक नज़र नहीं आई थी। मैं रात भर में जागता था और आहट लेने की कोशिश करता था कि कोई है वहाँ पर आत्मा, कोई प्रेत आत्मा, कोई लड़की, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। ना मेरे साथ में कोई अभी तक कोई घटना बुरी घटी थी। सब कुछ मज़े में चल रहा था। जैसे मैं लग रहा था ना कि वहाँ उस जगह पर पिकनिक मनाने के लिए आया हूँ। खाना पीना करना और दिन के टाइम में पेड़ के नीचे दरी बिछा करके आराम से सोना, यही तो करता था। दिन में भरपूर नींद लेना और रात को जागना, ऐसे ही मैं कर रहा था। 3 रात अब वहाँ पर मुझे रुके हुए हो गया था, लेकिन अभी तक प्रेतात्मा का कोई अता पता नहीं था। मेरे पास अब सौदा कम हो चुका था। अब फिर मैं उस दिन नॉन वेज बनाने के लिए जाता हूँ उस कस्बे में। अब पूरा सामान जो भी चीज़ का कमी थी, अब वो चीज़ लेकर के अब फिर मैं अपने ट्रक के पास लौट आता हूँ। रात हो चुकी है, खाना बना रहा हूँ। अब वाकई धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मैं दारू का अब एक तरह से आदी होता जा रहा हूँ, क्योंकि शाम होते मैं अब दारू का सेवन करने लगता था। वैसा ही लगता था कि मैं दारू के बगैर अब रह ही नहीं सकता हूँ। आदत सी बन गई। इतने 3 दिनों में मुझे ऐसा लगने लगा, शरीर मांगने लगा। शाम होते ही ऐसा पेट में गुड़गुड़ होने लगता था कि अब एक आध पैक जरूर पी लिया जाए। अब पीने के बाद में बड़ा आनंद लगता था, डर तो लगता ही नहीं था। खाना बनाना, मस्त अपना गाना सुनना रेडियो पर, यही सब होता था। रात हो जाती है, खाने पीने के बाद मैं आराम से अब उसी जगह पर सोता हूँ। लाइट जल रही होगी, लैंप था मेरे पास में, लैंप जला करके मैं सोता था और आग भी जलती थी। वहाँ पर दारू का बोतल नॉन वेज बनाया हुआ और ढक करके रखा हुआ था। लालच देना था उस प्रेतात्मा को कि उस नॉन वेज के चक्कर में उसकी खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आ जाए, दारू का खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आ जाए। और फिर हमें उससे दोस्ती करना था, और दोस्ती करने के बाद ट्रक के केबिन में ले जाना था, और उसके बाद हमारा काम वहीं पर समाप्त हो जाना था। क्योंकि एक बार उस केबिन में पहुंचने के बाद मेरे मालिक का कहना था कि वो उस केबिन से वो लड़की निकल ही नहीं पाएगी, हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है। खैर रात हो चुकी थी। मैं तो दिन भर में अपनी नींद पूरी कर लेता था और रात में जगता था। हाँ, जब नशे में हो जाता था तो सुरूर चढ़ जाती थी, और सुरूर में कभी कभी झपकी भी आ जाती थी। ये मैं ऐसा गारंटी नहीं बोल सकता कि मैं सोता नहीं था, झपकी जरूर आती थी। ऐसे ही रात को 12 बजे के बाद झपकी आ चुकी थी, और जब मुझे कुछ बर्तन खड़कने की आवाज़ आती है ना, तब मेरी आँख खुल जाती है। और जो मैं आँख खोल के देखता हूँ ना, मेरी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है या मेरी आँखों का भ्रम है। मैं देखता हूँ कि एक खूबसूरत कन्या, जवान कन्या, और मेरे सामने में खड़ी है। नॉन वेज को बर्तन को अब जो ढका हुआ है उसको उठा करके और उसकी महक सूंघ रही है। अब मेरी आँख खुल जाती है, वो डर जाती है, मुझसे दूर भागती है। तब मैं कहता हूँ, अरे रुकिए रुकिए, डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे लग रहा है कि आप भूखी हैं, तो आप भागिए क्यों? आइए, भोजन है मेरे पास में, ज़्यादा ही बना रखा है, तो आइए एंजॉय कीजिए, आप क्यों मुझसे डर रही हैं? लेकिन वो आती नहीं है, पेड़ के पास जाके खड़ी हो जाती है और वहीं से मुझे घूर घूर के देखती है। उसके मन में जो चल रहा था मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे क्यों डर रही है भाई, मेरे में ऐसे क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं बहुत उसको बुलाता रहा लेकिन आई नहीं। फिर वो ऐसे गायब हुई, दोबारा नज़र ही नहीं आई। अब मैं सोचने लगा कि अब शायद पहली बार नज़र आई है, लेकिन उस टाइम मैं उसको आत्मा वगैरह मैं समझा नहीं था।
मुझे लगा कि एकदम हाड़ मांस की बनी हुई लड़की है। मैं आत्मा को ऐसे में समझता था कि वो डरावनी होगी, चेहरा थोड़ा अब अलग किस्म का होगा, पैर सीधे उल्टे होंगे, जैसे मेरे दोस्तों ने बताया था। लेकिन उस लड़की को देखता हूँ ना, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो कोई प्रेत आत्मा है। साबुत एक इंसान की तरह, एक सुंदर जवान लड़की की तरह लग रही थी। उसमें कोई ऐसा पहचान नहीं हो रहा था कि वो कोई प्रेत आत्मा हो। खैर उस रात तो वो चली गई। अगली रात आती है। मैं अब वही काम दो फिर करता हूँ। दारू का सेवन करता हूँ, खाना बनाता हूँ, और जानबूझकर मैं लेटी बनाता था। 10 बजे बनाता था, और उसके बाद खाते पीते अब 12 तो बज ही जाती थी। मैं वैसे ही अब एक तरह से नशे में था और झपकी ले रहा था। कुछ खाना खाया था, कुछ ढक के रखा था, जैसे हमारे मालिक ने बताया था कि वो नॉन वेज का सुगंध सूंघ करके जरूर आएगी। वो नॉन वेज बहुत ही पसंद करती है, और दारू तो उसका पसंद का है, और वही सब चीज़ उसके लिए लालच दे रहा था। उस रात भी मैं अब एक तरह से नशे में था, सुरूर में था, तो झपकी आ गई थी। फिर वही बर्तन खड़कने की आवाज़ आती है, और तब मैं जाग जाता हूँ। इस बार लड़की भागती नहीं है, खड़ी होकर के मुझे घूरती है, और मैं उसको देख कर कहता हूँ भूखी हो, और तब वो कुछ बोलती नहीं। मैं कहता हूँ कि आप आराम से जो भी है आप उसका स्वाद ले सकती है, खा सकती है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ जाइए, मैं आपको कोई तकलीफ देने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि मैं आपको पकड़ करके अपने पास बिठा लूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ। आप भूखी हैं तो आनंद लीजिए भोजन का। अगर दारू का शौकीन है तो दारू भी मेरे पास में है, और भी चीज़ें हैं, फल है, फ्रूट है, मेवा है, जो भी आपको चाहिए मैं आपका पेट का पूजा करवा सकता हूँ। लड़की अब ऐसा लग रहा था कि मेरे से डर नहीं लग रही, डर नहीं रही है। आराम से वहाँ पर बैठ जाती है, जैसे वो भूखी हो, खाना मांगती। अब मैं कहने लगा कि ये आपका ही है, आराम से निकालिए। अब वहाँ थाली भी रखा है, प्लेट भी रखा है, और इसका स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। तब तक मैं एक झपकी मार लेता हूँ। मुझे नींद आ रही है और नशा चढ़ गया है। मैं भी एक तरह से एक्टिंग कर रहा था। उसको एक तरह से मैं अब इतना बोल रहा था, जो इतना कर रहा था कि मुझ पर जरा भी संदेह न कर सके कि मैं वहाँ पर इसको फंसाने के लिए आया हूँ। लेकिन अभी तक आत्मा की कैसे पहचान हो मुझे नहीं मालूम था। मेरे मालिक ने उसका कोई अब हुलिया तो बताया था, लेकिन इतनी सुंदर होगी ये नहीं बताया था। जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो मुझे प्रेतात्मा कहीं से नहीं लगती है। आज शायद वो भूखी थी, जल्दी जल्दी बर्तन से निकालती है नॉन वेज, और दारू का आनंद भी लेती है। और तब मुझे अब ऐसा पता चल चुका था मन ही मन कि जो लड़की अब इस जगह पर रात को अंधेरे में, और ऐसा एरिया है कि आसपास में घर नहीं है, तो मेरे पास में क्यों आएगी? जरूर वही आत्मा होगी। लेकिन मैं अभी भी अब एक तरह से कहूँ ना कि मैं 100% श्योर नहीं था। लेकिन अब वो मेरे से डर नहीं रही थी। अब इसके बाद वो दारू का सेवन भी करती है, खाना भी खाती है। अब फिर मैं उससे जब जगता हूँ, वैसे तो मैं एक्टिंग कर रहा था, अतः मैं कहा कि और भी कुछ खाना है तो केबिन में रखा हुआ है, आप जाके निकाल सकती हैं। लेकिन वो ट्रक में नहीं जाती है, ना जाने क्यों। तब मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ आसपास में रहती हैं, आपका घर आसपास में है। तब मेरी तरफ देखती रहती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। मैंने अभी तक उसका कोई आवाज़ सुना ही नहीं था। कुछ देर हमारे साथ में गुजारती है। अब खाना पीना ख़त्म हो चुका था। अब फिर मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो रुकती नहीं है। मैं कहता हूँ कि ट्रक के अंदर में अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ रखी हुई, मिठाई भी रखा हुआ है। लालच देता हूँ कि एक बार वो केबिन में चली जाए, और फिर हमारा काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। मैं पैसे वाला भी बन जाऊँगा और अपने घर परिवार के पास पहुँच भी जाऊँगा। जो जंगल में मैं डेरा डाल के रखा हूँ, सच कहूँ ना कि उस दिन भी हमारा सारा प्रयत्न बेकार चला गया। भोजन भी किया उसने, दारू भी पिया, और फिर उठ करके अंधेरे में अब जंगल साइड में चली गई। हाँ, मैं देखता ही रह गया। मैं कोई जल्दीबाजी करना नहीं चाहता था। इसके बाद अगली रात आती है, और फिर वैसे ही करती है। खाना पीना खाने के बाद और फिर वो अपने रास्ते चली जाती है। अब इस तरह करते करते 10 रात वहाँ पर हमने गुजार दिया था।
रात में मच्छर भी हमला करते थे, आग जला कर रखता था, धुआं उठता था, और तब जा कर के मुझे चैन पड़ता था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द मेरा काम ख़त्म हो, ताकि मैं अपने परिवार के पास पहुंचूं, पैसे लेकर के, अमीर बन करके। लेकिन ये लड़की जो थी ना, हाथ ही नहीं आ रही थी। जब भी मैं उसको बोलता कि आप अच्छे से चीज़ रखा हुआ है, आप केबिन में पड़ा हुआ है, आप जा कर के उठाइए और भोजन कीजिए। लेकिन लड़की, शायद उसको शक हो गया था या कुछ और बात थी। अब मैं आपको उस रात का मंजर बताता हूँ। बड़ा ही तूफानी रात थी। खाना पीना तो मैं 10 बजे तक बना दिया था। अब इसके बाद तेज तेज हवाएं और बारिश, तूफानी रात बन चुकी थी। सारा सामान इकट्ठा करके अब मैं केबिन में, ट्रक के केबिन में आ जाता हूँ। लैंप जल रहा था और मैं अब उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि लड़की क्या केबिन के अंदर में आएगी। तूफानी रात थी, बारिश भी बहुत तेज़ी से थी और हवा भी तेजी था। इसके बाद जब वो तूफान थम तो जाता है, लेकिन बारिश जो थी ना, अभी भी पड़ रही थी। हवा का शोर कम हो जाता है, गति थम जाती है, लेकिन बारिश चलती रहती है। आसपास के पेड़ पौधे जोर जोर से हिलते हुए हैं और एक तरह से भूत प्रेत की तरह दिखाई दे रही थी। और उसी में वो लड़की मुझे ट्रक के सामने खड़ी दिखाई देती है। बारिश हो रही है और तब मैं खिड़की के पास में आता हूँ और आवाज़ लगाता हूँ, अरे अंदर आ जाओ, बारिश बाहर हो रही है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। लेकिन लड़की ना जाने क्यों, क्या उसको पता चल गया था कि उसके लिए जाल बिछाया गया था। और आखिरकार जब मैं कई बार उसको आवाज़ देता हूँ, बताता हूँ कि भोजन अब है मेरे पास में, आप अंदर आ जाओ, अब मज़े से भोजन करो, अब इसके बाद अपने घर चले जाना जैसे रोज़ जाती हो। लड़की कुछ देर तक सोचती रहती है, अब फिर गेट के पास आ जाती है। अब मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल देता हूँ। जैसे ऊपर आती है ना, एक अजीब सा गंध पूरा ट्रक के अंदर में फैल जाता है और उस गंध को मैं समझ नहीं पाता हूँ। और तब वो लड़की बड़ा बेचैन हो जाती है। पहली बार वो मुझ पर अब एक तरह से झपटने की कोशिश करती है कि तू भी वही निकला ना। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन बहुत गुस्से में थी, जैसे लग रहा था कि मुझे मार डालेगी। मेरा गला पकड़ लिया था और कहने लगी कि तू भी वही निकला ना, तू भी एक शिकारी निकला ना, तू भी उन लोगों के साथ दे रहा है, ऐसे लोगों के साथ दे रहा है जो हम जैसी पवित्र आत्माएं को अपने बस में कर लेते हैं, हमसे बुरे बुरे काम कराते हैं जो हम करना नहीं चाहते। तुम भी वही निकले ना। आखिरकार मुझे बड़ा डर लगा था जब वो मेरा गला पकड़ करके अब वाकई में ऐसा अब मेरे से व्यवहार कर रही थी कि मुझे मार ही डालेगी। अब मेरी सांस चढ़ने लगता है। हाँ, तब मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, सांस रुक रही है, सांस रुक रही है। हाँ, तब वो मेरा गला छोड़ देती है। हाँ, कहती है कि मैं कोई हत्यारी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूँ, मैं तुम्हें मार दूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ना आज तक हमने किया है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, हमारा इस्तेमाल करते हैं। अब फिर जो कहानी बताती है ना, मैं तो द्रवित हो जाता हूँ कि मैंने कैसे झमेले में फंस गया। ये तो बहुत दुखियारी है, एक पवित्र आत्मा है और मुझे तो इसकी मदद करना चाहिए। मैं इस जाल में कभी फंसने वाला नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उसकी मदद करने वाला हूँ और मेरे साथ में अब क्या होने वाला है। वो अपनी जो गाथा है, दुख गाथा है, अब मुझे बताती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर मैं उसी जाल में फंस जाऊंगी। अब बड़ी मुश्किलों से तो मैं उस जगह से निकली हूँ और वो जो तांत्रिक है ना, वो चाहता है कि मैं उसके अधीन रहूं हमेशा और छुटकारा न मिले। लेकिन तंत्र मंत्र का शक्ति भी कुछ समय के बाद में अब वो भी धीमा पड़ जाता है। जब धीमा पड़ता है ना, तब वो बेअसर हो जाता है। और मैं पूरे 4 साल के बाद अब उसके तंत्र शक्ति से आज़ाद हुई थी। और तब मैं भाग कर के इस जगह में आई, लेकिन वो मुझे ढूंढ लिया था। अब मुझे आज पता चल रहा है। तुम मुझे आज़ाद कर दो, तुम तो ऐसे नहीं हो ना, तुम तो एक शरीफ लड़के मुझे दिख रहे हो। अब मैं तुम्हारी बहकाव में आ गई। वो जो भी था बुरा भला मुझसे बोल रही थी। अब मैं तो उसको देखते जा रहा था। अब मैं देखते जा रहा था, मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे कि क्या मैं अब क्या करूं, क्या इसको आज़ाद कर सकता हूं, कैसे। तब मैं कहता हूं कि देखिए, मैं आपको बुरा नहीं चाहता हूं,
अगर मुझे मालूम होता ना कि आपके साथ में जो मेरा मालिक है ऐसा करता है, तो मैं ये काम कभी नहीं करता, चाहे मेरा परिवार भूखे क्यों नहीं मर जाता। मुझे नौकरी मिलती या ना मिलती मैं परवाह नहीं करता, लेकिन ऐसा बुरा काम मैं कभी नहीं करता। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं, आप जा सकती हैं। मैं अपने मालिक को देख लूँगा, जो भी होगा मैं उसको झेल लूँगा, लेकिन मैं आपको उस कष्ट में डाल नहीं सकता। वो लड़की के लिए मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ और कहता हूँ कि आप आराम से निकल जाइए, आप दोबारा भूल करके भी हमारे ट्रक के पास मत आइएगा। लड़की एक तरह से मुझ पर फिर नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, तुम्हारे गेट खोलने से मैं क्या बाहर निकल जाऊँगी। ये ट्रक ही ऐसा बनाया गया था, इसमें जादू मंत्र सब किया हुआ है। मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। जब मैं ये सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अपने मालिक पर गुस्सा आता है। मैं एक तरह से उसको भला बुरा करने लगता हूँ। इतनी लड़की अब देखने में इंसान की तरह लग रही थी। अब मैं पहली बार किसी आत्मा से इतनी नज़दीकी से देखा था, इतनी सुंदर थी। अब इसके बाद मेरा कुछ भी बस नहीं चलता। मैं उसको दूसरे गेट से कहता हूँ कि आप इधर से निकल जाइए, तब वो लड़की कहती कि मैं कहीं से भी नहीं निकल सकती। ये जो जाल है ना, मैं जाल में उलझ के रहेगी। इसका अब एक तरह से सारा दोष तुम्हारे ऊपर जाता है। मैंने तुम पर विश्वास करके आज तुम्हारे ट्रक के अंदर आई थी। अगर मुझे पता लग जाता, जरा भी शक होता कि तुम मेरे साथ में ऐसा गंदा खेल खेल रहे हो, तो मैं कभी नहीं आती। वाकई में मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। मैं उस पाप को एक तरह से ख़त्म करना चाहता था, लेकिन कैसे करूं? कैसे उस लड़की को याद करूं? सारी रात हम अब उससे मशवरा कर रहे हैं कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं ताकि आपको आज़ादी मिल जाए। मुझे उस पैसे की लालच नहीं है। मैं कोई और काम कर लूँगा, अपने खेतों में काम कर लूँगा, अपने गांव में कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं आपको मुसीबत में डाल नहीं सकता। तब वो लड़की कहने लगी, नहीं, मैं कैसे बताऊं कि तुम कैसे मुझे आज़ाद करोगे? तुम तो कोई तंत्र मंत्र का जानकार नहीं हो। ये काम तो वही कर सकता है जो तंत्र मंत्र का जानकार है। अब मैं इस ट्रक में फंस गई हूँ। वाकई में मुझे लगा कि मैंने बहुत ही गंदा काम किया है। सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद में लड़की जो है ना, अब मुझे दिखाई नहीं देती। तब मुझे लगा कि कहीं आज़ाद तो नहीं हो गई। कैसे मेरे मालिक को खबर मिल जाता है। अब जैसे उसको पता चल जाता है, वो अपने साधन से वहाँ तक पहुँच जाता है। कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तब मैं अपनी नाराज़गी जाहिर करता हूँ कि देखिए, आपने मेरे साथ में अभी गंदा खेल खेला। आप अब ऐसा बता देते कि वो पवित्र आत्मा है, दुखियारी है, तो मैं ये काम कभी नहीं करता। तब वो मुझे समझाने लगा कि देखो, आत्मा तो आत्मा होती है, कोई पवित्र होती है, कोई दुष्ट आत्मा होती है। अब उससे तुम्हें क्या लेने देना है? हमारे पास में आएगी तो हमारे काम में तो लगेगी। वो मुझे नसीहत में नसीहत देता रहा। कहने लगा कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, अब तुम अपने घर को जा सकते हो। ये रहा अपना पैसा, अब इसको पकड़ो और यहाँ से कोई साधन पकड़ो और निकल लो। अब यहाँ तुम्हारे रुकने कोई मतलब नहीं है। सही में उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तांत्रिक था, मैं उससे उलझ भी नहीं सकता था। और शरीर पे भी हमसे हष्ट पुष्ट था। आखिरकार मुझे उस जगह से निकलना ही पड़ा। लेकिन मैं आज भी उस बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। आज भी मैं उस प्रायश्चित को करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे भी उस आत्मा को छुटकारा मिल जाए। मैं अपने घर पहुँचता हूँ, घर पर अपनी माँ को सब कुछ कहानी बता देता हूँ। और तब माँ भी मुझे डांटती हैं कि बेटा, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और उसके लिए मैं मंदिर मंदिर भटकता रहता हूँ, भोले बाबा के मंदिर में जाता हूँ कि हे प्रभु, उस आत्मा को आप मुक्त कर दीजिए ना। कब तक उसको आत्मा बन के रहना पड़ेगा? क्या पता मेरा ये जो प्रार्थना स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ललित जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई आपका सुझाव हो जो आप मुझे देना चाहते हो तो उसका भी स्वागत है। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, कुछ अपनी आप बीती है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। और ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए,
लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।